तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है बहुत ही प्यारा सा और स्वीट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। यस, आज हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। इससे पहले के टॉपिक हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे वो पिछले लेक्चर में जाके ये टॉपिक्स देख लीजिए। आज हम केवल इस टॉपिक की ही चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखो भाई, टॉपिक का नाम है ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड में, कि पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंट से संबंधित कौन से इश्यूज है, कौन सी प्रॉब्लम है। यहां पे हम पर्टिकुलरली किसी देश की बात नहीं कर रहे, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंट से संबंधित कौन सी प्रॉब्लम है। तो पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंट से संबंधित दो प्रॉब्लम है। कौन सी? जिस सबसे पहली प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी प्रॉब्लम है ओजोन डिप्लीशन। तो एग्जाम में एक नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए दो बड़े एनवायरमेंटल इशू कौन से है जिसको पूरे वर्ल्ड में फेस किया जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन की बात की जाएगी। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो भाई सुनो, जब हमारा अर्थ का टेम्परेचर, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, जिस लेवल पे आप रह रहे हो, जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो, जब वहां पे गर्मी का लेवल बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, जो ओशन है, समंदर है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए, मतलब पृथ्वी हौले हौले गर्म होने लग जाए, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल का मतलब आप ग्लोब समझ लो, और ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी, और वार्म माने गर्म होना। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग जाता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और पृथ्वी का तापमान बढ़ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तापमान बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। समझ में आ गया? देखो आप पिक्चर्स में देख पा रहे होगे कि ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ गर्म हो रही है। देखो तापमान एकदम बिल्कुल बढ़ चुका है, ये पहाड़ पर्वत पिघल रहे हैं, ये ज्वालामुखी फट रहा है, ये पूरी पृथ्वी लाल हो चुकी है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या बोलता है जी कि ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। बेटा ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, हौले हौले हो जाए, हौले हौले। बेटा वही हौले हौले हो जाएगा प्यार, ये वही हौले हौले माने धीरे धीरे। तो जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर, बेटा लोअर एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जब जहां पे हम रहते हैं, तो हमारे आसपास के वातावरण को भी बोलते हैं लोअर एटमॉस्फेयर। इट मींस जब हम ह्यूमंस के लेवल पे तापमान बढ़ जाता है, ओशंस, सागर महासागर, जब ये इनका तापमान बढ़ जाता है, ये गर्म होने लग जाते हैं, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये होता क्यों है? तो ये होता है ड्यू टू एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस। बेटा आपने साइंस में पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस थोड़ी गर्म गैस होती है, और यही गर्म गैस जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। तो ये सब चीजें ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन O3 ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। और एक ग्रीन हाउस गैस कहां से आ रही है? तो आज के टाइम में जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, उन्हीं के प्रोडक्शन करने से ये ग्रीन हाउस गैस जनरेट हो रही है। लिखा भी है मेनली कॉज बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज द्वारा ही ये ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती है, और यही ग्रीन हाउस गैस हमारे पृथ्वी को गर्म करती है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के अगर पेपर में पूछे कॉजेस क्या है, ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं। तो अपने को तो पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है जी, ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप ऐसे बोल लो ग्रीन हाउस गैसेस के कॉजेस क्या है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस क्या है, तो समझते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन बोली गई है कि मच ऑफ द रिसेंट ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन इंड्यूस। इस लाइन का सिंपल सिंपल मतलब है कि आज के डेट में
जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ह्यूमन इंड्यूस का मतलब है वो ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा हम जो एक्टिविटी करते हैं, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, या कैसी भी एक्टिविटी हम लोग जो करते हैं, हम ही मेन रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का, हम ही मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग अपने आप नहीं हो रही, हम ह्यूमंस द्वारा ही ग्लोबल वार्मिंग की जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के मेन कॉज ने बोले ग्रीन हाउस गैसेस। अभी ग्रीन हाउस गैस कहां से आती है? तो मैंने बोला बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का बच्चों मतलब होता है कोयला, पेट्रोल, इन सब का यूज होना। अब अगर हम गाड़ी चलाते समय पेट्रोल का यूज ज्यादा करेंगे, हम अपने घर में चूल्हे में कोयले का प्रयोग ज्यादा करेंगे, तो जो कोयला है, गैस है, ऑयल है, जब हम इनका यूज करते हैं तो इनके यूज होने से क्या निकलता है? इनके यूज होने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसको बोलते हैं CO2। इनके यूज होने से मीथेन निकलता है जिसको बोलते हैं CH4। इनके यूज होने से नाइट्रस ऑक्साइड निकलते हैं, इसको बोलते हैं N2O। और ओजोन, ओजोन मतलब O3, ये सब निकलता है। और ये सब ग्रीन हाउस गैस है भाई, और ये हमारी एयर में घुल जाता है और हमारे एयर का तापमान बढ़ जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस का पहला कॉज क्या है जी? फॉसिल फ्यूल का जलना। उसके बाद होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की कटाई करना। यस, जब बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज है। बिकॉज जब पेड़ काटे जाएंगे तो उससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन एक ठंडी गैस होती है जो कि ठंड क्रिएट करती है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और आपको पता है पेड़ के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो जब पेड़ काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गर्म गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, वो बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन एक ठंडी गैस है, वो कम हो जाएगी। जब ठंडी गैस कम होगी और गर्म गैस ज्यादा होगी तो उससे गर्मी बढ़ेगी, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के दो कॉज बोले, फॉसिल फ्यूल का जलना और पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, जिनसे ये सारी की सारी गैस रिलीज होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कॉज है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बोलता है अब ग्लोबल वार्मिंग मान लो हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, गर्मियां बढ़ रही है, गर्मी की वजह से समस्या होती है। तो समस्या क्या क्या है? इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है? अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसके इफेक्ट क्या है? तो पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड राइजिंग सी लेवल। जो आपकी पृथ्वी है बेटा, आपको पता है पृथ्वी के इन पोल्स पे, यहां पे और यहां पे, यहां पे और यहां पे बर्फ है, बर्फ बर्फ है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर बर्फ ही बर्फ है। बर्फ इसलिए भी है बिकॉज यहां तक सनलाइट, सन की लाइट जा नहीं पाती, और सन की लाइट ना जाने की वजह से वहां पे काफी ज्यादा ठंड है, वहां पे काफी अधिक बर्फ जमी हुई है। बट अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, अगर ये पृथ्वी गर्म होगी, तो भैया पृथ्वी गर्म होगी तो वहां पे, यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जो बर्फ जमी हुई है, ये बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अर्थ के पोल्स पे ये जो बर्फ है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और ये बहुत बड़े लेवल पे बर्फ जमी हुई है, बहुत बड़े लेवल पे। इनमें कई देश बस जाएंगे, इतने बड़े बड़े लेवल पे ये बर्फ जमी हुई है कि कभी खत्म ही ना हो। अब अगर ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई तो भाई इससे सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल मतलब पानी का लेवल पृथ्वी पर या वर्ल्ड में बढ़ जाएगा, और इससे बाढ़ आने के, सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोस्टल फ्लडिंग का मतलब ही है बाढ़ आना, सुनामी आना। ऐसी समस्या देश में पैदा हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड में पैदा हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का पहला कॉज, इससे बर्फ पिघल रही है जिससे कि सी लेवल, पानी का लेवल बढ़ रहा है, जो कि बाढ़ या सुनामी का एक संकेत है। ग्लोबल वार्मिंग का सेकंड इफेक्ट क्या है जी? वाटर क्राइसिस, पानी के संकट पैदा हो जाएंगे। बेटा वो एरिया जो कि स्नो पर डिपेंडेंट है, कि जब बर्फ पिघलती है हौले हौले तो उनको पानी मिलता है, और वो उसी पानी से अपना जीवन यापन करते हैं। पहाड़ों पे जो मोस्टली लोग रहते हैं, वहां पे पानी की सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं होती, वहां पे उन्हें पानी इन बर्फीले पहाड़ों से मिलता है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बहुत जल्दी ये बर्फ पिघल जाएगी, और बहुत जल्दी अगर बर्फ पिघल जाएगी तो एक तो बाढ़ आने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, जब बहुत जल्दी बर्फ पिघल जाएगी तो ऊपर बर्फ रहेगी नहीं, और जब बर्फ रहेगी ही नहीं तो वहां के लोगों को टाइम पे पानी मिल ही नहीं पाएगा। वहां के लोग जो है सूखे से परेशान हो जाएंगे, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो गई, सारी बर्फ पिघल गई, अब अपने पास बर्फ ही नहीं है, अपने को पानी कहां से मिलेगा? तो बोलता है पानी के संकट भी पैदा हो सकते हैं। स्नो डिपेंडेंट वाटर सोर्सेस,
मतलब ऐसी जगह जहां पे लोग स्नो पे डिपेंड रहते हैं अपने पानी के लिए, मे ड्राई अप, वहां पे सारी बर्फ पिघल जाएगी, पहाड़ पूरे सूख जाएंगे और उनको पानी मिल नहीं पाएगा, तो पानी के संकट पैदा हो सकते हैं। तीसरा, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स। बेटा स्ट्रॉर्म और हरिकेन का मतलब है तूफान, चक्रवात। बेटा ग्लोबल वार्मिंग से या तापमान बढ़ने से याद रखिएगा, ये जो हरिकेन्स होते हैं या जो ट्रॉपिकल स्ट्रॉर्म, ट्रॉपिकल स्ट्रॉर्म का मतलब होता है मौसम से संबंधित तूफान, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं इन्हीं को ट्रॉपिकल स्ट्रॉर्म, मौसम संबंधी तूफान वगैरह कहते हैं। तो बोलता है अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ये जो हरिकेन्स है, तूफान है, ये तूफान आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रांग हो जाते हैं, ये बहुत सारी चीजों को अपनी चपेट में ले लेते हैं और वहां पे पूरी तहस नहस कर देते हैं। जैसे कि यूएसए में 2005 में कैटरीना नाम का तूफान आया था। अब एक कैटरीना एक्ट्रेस नहीं है, हालांकि कैटरीना कैफ भी किसी तूफान से कम नहीं है, लेकिन नालायकों यहाँ पे कैटरीना एक तूफान का नाम है। तो यूएसए में 2005 में कैटरीना नाम का तूफान आया था, उसने बहुत तहस नहस कर दी थी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तूफान जो है ये भी काफी स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। उसके बाद बोलता है मोर डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग या गर्मी की वजह से जो ट्रॉपिकल डिजीज है, ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब होता है वह बीमारियां जो गर्मी की वजह से गर्म एरिया में या गर्मी की वजह से बीमारियां होती है, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिजीज। जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, ये सब टाइफाइड वगैरह, ये सब वो बीमारियां है जो गर्म एरिया में या गर्म तापमान की वजह से होती है। तो बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ट्रॉपिकल डिजीज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू फीवर है, कोलेरा है, चिकनगुनिया है, इन सब के चांस बढ़ जाएंगे। बिकॉज जो मच्छर है ये मच्छर गर्मी में पनपते हैं और जितनी गर्मी पड़ेगी उतने अधिक ये मच्छर पनपेंगे और उतनी ज्यादा बीमारियां फैलाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। बेटा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो जाती है। कभी कभार तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाती है कि जंगलों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आग लग जाती है और आग लगने की वजह से पूरे पूरे जंगल जल जाते हैं। आपने कई बार न्यूज में सुना भी होगा, ये जंगल जल गया, वो जंगल जल गया, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। और फॉरेस्ट फायर का एक रीजन ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। और जब जंगल जलेंगे तो जंगल में रहने वाले जानवर भी जलेंगे, वो भी मर जाएंगे और बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे जानवर लुप्त हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर, इसी को बोलते हैं प्रजातियों का लुप्त हो जाना। और बोलता है चेंजिंग सीजन, कि ग्लोबल वार्मिंग से सीजनल साइकिल भी चेंज होता है, हो जाती है, कि जो समर्स आर बिकमिंग लॉन्गर देन द विंटर्स। यस, गर्मियां ज्यादा बढ़ जाती है और विंटर्स काफी कम हो जाता है। ठीक है, आप खुद देख लो, आप दिल्ली में रहते हो और आपको यहाँ पे दिखता होगा कि यहाँ पे सर्दियां, यहाँ पे विंटर्स केवल और केवल 2 से 3 महीने की रह गई है। 8 से 9 महीने दिल्ली में हमें गर्मी फेस करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अभी भी दिसंबर का महीना चल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं यहाँ पे एक सिंगल टी शर्ट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भारी भरकम बड़ी जैकेट पहन के आपको नहीं पढ़ा रहा, दिसंबर का महीना है और देखो अभी भी यहाँ पे गर्मी का ही माहौल है। समझ में आ गया? तो ये थे आपके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। पहला क्या था? बर्फ का पिघलना और बाढ़ की संभावना बढ़ जाना। दूसरा है पानी का संकट आ जाना। तीसरा है तूफान का स्ट्रांग हो जाना। चौथा बीमारियों का बढ़ जाना। पांचवा जानवर का प्रजातियों का लुप्त हो जाना। और छठा सीजनल साइकिल का चेंज हो जाना, गर्मी बढ़ जाना और सर्दियां कम हो जाना। तो ये तो हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव। अब आगे बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है और केवल इंडिया में नहीं भाई, ये ग्लोबल इशू है, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है। तो इस बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बहुत सारे देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे। और यूएन, यूएन आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन, और यूएन ने एक कॉन्फ्रेंस रखी जापान में, जापान के क्योटो नाम के शहर में यूएन द्वारा एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां पे डिसाइड किया गया कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्या करेंगे। तो जो भी देश, जिन देश में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, बिकॉज वही देश सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। जिस देश में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जिस देश में इंडस्ट्री ज्यादा है, तो उन्हीं देशों में
ऐसी गैसेस रिलीज ज्यादा होती है। तो जापान के क्योटो नामक शहर में एक मीटिंग रखी गई ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, जहां पे बहुत सारे देशों ने मिलकर साइन किया कि हम अपने देश में प्रोडक्शन कम करेंगे और हम अपने देश में इन गैसेस का जो ये गैस रिलीज होती है हम इसको कम करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। और इस एग्रीमेंट को बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल, ये उसका लोगो है, ठीक है। इस एग्रीमेंट को क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया, ठीक है जी। देखो क्या लिखा है, तो बोलता है अ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जैसे जैसे क्लाइमेट मौसम चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर यूएन ने एक कॉन्फ्रेंस रखी, कॉन्फ्रेंस माने मीटिंग रखी, कहां पे, हेल्ड इन क्योटो, क्योटो में। ये क्योटो क्या है, अ सिटी इन जापान, जापान में एक सिटी है क्योटो। ये 1997 में रखी गई मीटिंग, और क्यों रखी गई, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, एमिशन का मतलब होता है गैस का रिलीज होना, जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है उसको रिड्यूस किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है साइन किया गया सभी देशों द्वारा। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया, क्यों, टू फाइट या रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस से लड़ने के लिए प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाया गया, एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट सभी देशों द्वारा, जो भी देश शामिल हुए सभी देशों द्वारा इसको साइन किया गया। आगे बोलता है द मेन फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल नेशन, जो मेन फोकस था इंडस्ट्रियल नेशन पे था, मतलब वो देश जिन देश में इंडस्ट्रीज ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे प्रोड्यूस मोर दे पॉल्यूट मोर, बिकॉज वही देश ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और वही देश ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं और उन्हीं देश की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर आपसे केवल 2 सवाल पूछेगा। सवाल नंबर 1, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। और सवाल नंबर 2, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, खत्म कहानी बस, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का मीनिंग पूछे तो एक नंबर में बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट है जहां पे जो कंट्रीज है इन्होंने प्रॉमिस किया कि वो पॉल्यूशन कम करेंगे, ठीक है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, खत्म। मतलब इन सब गैस का जो यूज है वो कम कर देंगे, इन सब गैस की जो रिलीज होते हैं ये गैस, इन गैस को कम रिलीज किया जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। समझ में आ गया। सो दैट्स इज ऑल अबाउट योर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। तो पहला इशू आपने पढ़ लिया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। अब अगले इशू पर आते हैं, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। तो ओजोन डिप्लीशन से पहले आप जान लो कि भैया एक ओजोन लेयर होती है, वो ओजोन लेयर क्या है। तो बेटा जो हमारी पृथ्वी है, देखो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ऊपर लगभग 30 किलोमीटर ऊपर, जब मैं पृथ्वी से ऊपर 30 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो 30 किलोमीटर ऊपर बच्चों एक लेयर आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। देखो हम जिस लेयर पे रह रहे हैं, हम पृथ्वी के जिस लेयर पे रह रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपोस्फेयर। हम जब थोड़े ऊपर जाएंगे लगभग 30 किलोमीटर ऊपर तब आता है स्ट्रेटोस्फेयर। बेटा क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में समताप मंडल। तो पृथ्वी से लगभग जब हम 30 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, और उसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक बहुत बड़ी सी ऐसी लेयर बनी हुई है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं जिसको, ओजोन लेयर बोलते हैं। कि पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में एक लेयर बनी हुई है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और इस ओजोन लेयर का काम क्या होता है, तो उसका काम होता है जो सूरज से, जो सन से हमारे पास लाइट आती है, सन रेज आती है, वो काफी हार्मफुल होती है। आप अगर डायरेक्टली सन रेज में आ जाओगे तो भैया आप जल जाओगे, मर जाओगे, इतनी हानिकारक होती है। तो पृथ्वी के ऊपर इस स्ट्रेटोस्फेयर में, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज पेपर में एमसीक्यू आया था, ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर जो एक लेयर है पूरी पृथ्वी को कवर कर रखा है स्ट्रेटोस्फेयर, तो उसी में एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है। मैं समझाने का, देखो ये आप देखो, ये आपकी ओजोन लेयर है, ये आपकी ओजोन लेयर है।
जो कहां पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, सन से जो रेज आ रही है उनको एब्जॉर्ब करना और हम तक वो हानिकारक रेज ना पहुंचने देना। अगर आपके पास सन की रेज डायरेक्टली आ गई तो बहुत समस्या होगी। तो ये जो ओजोन लेयर है उन सन की रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और कई बार सन की रेज को बाउंस बैक का मतलब कि देखो, ये जो सन की रे आई और वापस चली गई, सन की रे आई और वापस, इसको बोलते हैं बाउंस बैक। तो कई बार ओजोन लेयर उन सन की रेज को बाउंस बैक कर देता है, या अगर कोई सन की रेज आती भी है तो वो फिल्टर होके आती है। फिल्टर होके मतलब काफी हल्की हल्की आती है, जिससे हमें समस्या नहीं होती। तो ये काम होता है ओजोन लेयर का। क्या बोलता है, द ओजोन लेयर एक्ट एज ए अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड। अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड का मतलब पृथ्वी का रक्षा कवच। क्या होता है जी, ओजोन लेयर बोलता है ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेस। और जो सन से, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, इनको यूवी रेस बोलते हैं, जो सन से यूवी रेस आती है, ये 3 प्रकार की होती है, ए बी सी, इतना डीप में नहीं जाना। जो सन से यूवी रेस आती है ये इनको ब्लॉक करता है। ब्लॉक का मतलब वही है, तो वापस भेज देता है, ठीक है, या फिर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे तरफ काफी हल्की हल्की रेस आती है तो ये बोलता है इट एब्जॉर्ब, या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब वही वापस भेज देता है इन हार्मफुल रेज ऑफ सन को। तो इसको तो ओजोन लेयर बोला गया। बट टॉपिक का नाम कुछ और है। टॉपिक का नाम क्या है जी, टॉपिक का नाम है ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है तो समझो, ये जो बच्चों आपकी ओजोन लेयर बनी हुई है, जब ये ओजोन लेयर पतली हो जाती है, जब ये ओजोन लेयर पतली हो जाती है और सन की रेस डायरेक्टली हमारे पास आने लग जाती है, इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। अगर आप पिक्चर में देख रहे हो तो देखो, यहां से लेके यहां तक रेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो जो रेस है वो पतली हो गई है, यहाँ पे रास्ते बन गए हैं सन रेस के अंदर आने के। तो जो ओजोन लेयर है जब पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है और सन की रेज हमारे पास डायरेक्टली आने लग जाती है, उसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। मतलब ओजोन लेयर में कमी आ जाना, ओजोन लेयर का नुकसान हो जाना। अगर मैं थोड़ी डिटेल में जाऊं तो देखो बेटा, ओजोन लेयर बनती है ओजोन के मॉलिक्यूल से। ये जो ओजोन लेयर है ये ओजोन के मॉलिक्यूल से बनी है। ओजोन का मॉलिक्यूल जैसे कि O3, O3 बच्चों होता है ओजोन का मॉलिक्यूल। तो जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे ये जो मॉलिक्यूल्स है, देख लो भाई साहब आप, ये ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनके एक ऐसी एक मोटी परत बना देते हैं। ऐसी एक मोटी सी परत बन जाती है इन बहुत सारे मॉलिक्यूल से। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स कम होने लग जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए, तो ये जो लेयर है, ये लेयर देखो, मॉलिक्यूल्स कम हो गए और ये मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो जो हमारी लेयर है वो लेयर क्या हो गई जी, जी वो लेयर हमारी पतली हो गई। देखो ओजोन के मॉलिक्यूल्स गायब हो गए और जो हमारी लेयर है अब वो लेयर पतली हो गई। तो इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। जब ओजोन लेयर में से ओजोन मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, उसी को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू द थिनिंग, थिनिंग माने पतला होना, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। लिखा भी है कि ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जब वो थिनिंग पतली हो जाती है, उसी को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। और पतली क्यों हो रही है, तो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये जो लेयर है ये O3 ओजोन के मॉलिक्यूल से बने हैं। जब O3 मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, जब ओजोन कम हो जाता है, ये मॉलिक्यूल्स खत्म होने लग जाते हैं, उसी को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये ओजोन मॉलिक्यूल खत्म क्यों हो रहे हैं और ओजोन लेयर पतली क्यों हो रही है, तो आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आप पहले पिक्चर देख लो, एक ये सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ से ये लगभग कितना ऊपर, लगभग 30 किलोमीटर ऊपर ये स्ट्रेटोस्फेयर है। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या है, आपकी ओजोन लेयर है। आपको दिख रही होगी ये ब्लू कलर की लेयर है, आपको ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप कोई गूगल पिक्चर वगैरह डालोगे तो ओजोन लेयर एक काफी मोटी सी ब्लू कलर की परत होती है और ये सन से आने वाली रेस को एब्जॉर्ब करती है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। देखो सन से डायरेक्टली आ रही है बट ये लेयर उन्हें फिल्टर कर देती है और हमारे पास तक काफी हल्की सन की रेज पहुंचती है।
इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और जब ये ओजोन लेयर पतली होने लग जाती है तो उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। और पतली होने का कॉज क्या है? जो उसमें ओजोन के मॉलिक्यूल्स है वो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो ओजोन लेयर पतली हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये ओजोन लेयर पतली क्यों हो रही है? तो इसके कॉजेस, तो बोलता है कि ओजोन लेयर के जो मेन कॉजेज है वो क्या है? तो इज द रिलीज ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड। अब देखो, आप लोग साइंस बैकग्राउंड का नहीं हो और ना ही मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं, तो हमें काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। हमें कुछ कुछ बातें याद रखनी ही पड़ेगी। आपको नहीं पता क्लोरीन या ब्रोमीन क्या होता है, भाई मेरे को भी नहीं पता, हम साइंस के बालक नहीं है। ये चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, हम केवल उसी पर्पज से जानेंगे, हम अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बोलता है कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे ह्यूमंस के लेवल पे, हम जिस लेवल पे रहते हैं उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो बोलता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड, क्लोरीन और ब्रोमीन की गैस मान लो, ये बढ़ जाती है, और इसका काम क्या होता है? विच ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल। और इसका काम होता है ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ना, और इसी से ओजोन लेयर हमारी कमजोर हो जाती है। मेरी बात सुनो, ये जो क्लोरीन या ब्रोमीन कंपाउंड होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं, कुछ भारी गैसें होती है और कुछ हल्की गैस होती है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड काफी हल्की गैस होती है, और हल्की गैस होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में है और आराम से ऊपर जाती है, ये गैस काफी हल्की है, और हल्की होने की वजह से ये गैस ऊपर जाती है, और ऊपर जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, और ये 30 किलोमीटर का रास्ता तय, ये गैसेस, यस, ये गैसेस 30 किलोमीटर का रास्ता तय करके ओजोन लेयर तक पहुंच जाती है। अब लेकिन ये गैस पावरफुल है तो हल्की, लेकिन है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है, और ओजोन के मॉलिक्यूल इन गैसेस से निपट नहीं पाते, और ये जो गैसेस है क्लोरीन और ब्रोमीन, ओजोन के मॉलिक्यूल से संपर्क में आते ही ओजोन के मॉलिक्यूल खत्म हो जाते हैं, और ये गैसेस ओजोन लेयर को पतला कर देती है। ठीक है, अभी समझ में आएगा पिक्चर के थ्रू, टेंशन ना लो। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्लोरीन या ब्रोमीन कंपाउंड जो हमारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर रहे हैं, ये आते कहां से हैं? तो पहला बोलता है कि ये जो कंपाउंड कहां से आते हैं, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ही सबसे पहली गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बारे में आपने बचपन में अपनी साइंस वगैरह के अंदर पढ़ा भी होगा। ठीक है, सबसे पहली गैस कौन सी होती है जी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो कूलिंग सब्सटेंस के रूप में यूज की जाती है। कूलिंग सब्सटेंस मतलब चीजों को ठंडा करने में यूज होती है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन घर में, एसी में, फ्रिज में, ठीक है, और एरोसोल स्प्रेज में। एरोसोल स्प्रेज ये कुछ इस प्रकार के स्प्रे होते हैं, तो को अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा है एरोसोल इंसेक्टिसाइड। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जूम नहीं कर रहा मैं, आप खुद देख लो। ये जूम हो जाएगा क्या? छोड़ नहीं होगा, मैं कर भी नहीं रहा। तो जो स्प्रेज होते हैं ये कॉकरोच वगैरह मारने का काम आते हैं, तो इनमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो बोलता है इन सब की वजह से जो है ये क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड क्रिएट होते हैं और ओजोन को रिड्यूस करते हैं। ऐसे ही अगला बोलता है हेलेंस एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। अब ये भी साइंस में कुछ होता है, हेलेंस और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, अग्नि शाम जो भी बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये गैस होती है। हेलेंस और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन ये भी समस्या देती है हमारी ओजोन को। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है भाई। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा आपको साइंस पढ़ाने का, बेटा आपकी एनसीईआरटी में है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बोला गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये भी कुछ गैस होती है जो ओजोन की डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है। इसको जो है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। इसका यूज अक्सर जो है इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज होता है। देखो ये इतने बड़े ड्रम में ये लिखा हुआ है यहाँ पे मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, तो मिथाइल क्लोरोफॉर्म इस ड्रम में है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि ये सब जो चीजें हम यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री में, अपने ऑफिस में, घर में, ठीक है, इन सब की वजह से ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड क्रिएट होते हैं यही हमारे ओजोन के नुकसान का कारण है। समझ में आ गया? इसके अच्छे से आपको पढ़ना भाई, कौन से गैस के क्या नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी,
अब मैं एक पिक्चर के थ्रू समझाने का इसको ट्राई करता हूं कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया, आपने एरोसोल स्पेस को यूज किया, एसी है, फ्रिज है, ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, आप इन सब को यूज करते हो तो इन सब से गैस निकलती है। ये मान लो ये जो रेड रेड ये ग्रीन ग्रीन जो है, ये मान लो इन सब से निकलने वाले लिखा है क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड है। अब ये जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में क्या है जी, ओजोन के मॉलिक्यूल है। तो जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड इस ओजोन के मॉलिक्यूल से मिलेंगे तो ओजोन के मॉलिक्यूल को फिनिश कर देंगे। ये क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड ओजोन के मॉलिक्यूल को खत्म कर देते हैं, बिकॉज ये होते हैं पावरफुल और ओजोन के मॉलिक्यूल होते हैं कमजोर। और ओजोन के मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे तो ओजोन लेयर जो ओजोन मॉलिक्यूल से बनी है, ओजोन लेयर पतली हो जाएगी। और अगर ओजोन लेयर पतली हो जाएगी तो ओजोन डिप्लीशन होगा, ओजोन लेयर पतली होगी और सन रेज हम तक पहुंच जाएगी, जिससे बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ सकती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब ओजोन डिप्लीशन के प्रभाव क्या है कि मान लो ओजोन लेयर पतली हो गई और हम तक सनरेज डायरेक्टली पहुंच रही है। अब इससे समस्या क्या क्या होती है, तो ओजोन डिप्लीशन से किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो पहला, इंक्रीज यूवी रेडिएशन, बोलता है यूवी रेस अब पृथ्वी तक बढ़ जाएगी, यूवी रेस हम तक आसानी से पहुंच जाएगी, मोर यूवी रेस रीच अर्थ, अर्थ तक आसानी से पहुंचेगी और हार्मिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग, तुम लोग, जानवर, ठीक है, आपके पक्षी, इन सबको काफी नुकसान पहुंचेगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएंगी, अब डायरेक्टली यूवी रेस हम तक पहुंच पाएगी। दूसरा, हेल्थ इश्यू इन ह्यूमंस, मनुष्य में हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, जैसे कि स्किन कैंसर। आप देख सकते हो कि स्किन कैंसर हो गया, हाथ में ये देखो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद हो जाना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, मोतियाबिंद हो जाना, ये समस्या आ सकती है। वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, किससे, ओजोन डिप्लीशन से। इसके बाद बोलता है हार्म टू मरीन लाइफ, मरीन लाइफ का मतलब होता है ये जो जलीय जंतु है, फिश वगैरह है, तो इन सब की लाइफ को भी अफेक्ट पड़ता है। बोलता है यूवी रेडिएशंस अफेक्ट फाइटोप्लैंक्टन। अबे फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन जो फिश वगैरह होती है, इनका खाना होता है। देखो ये खाना है, ये खाना है, ये फिश इन्हें खाती है, इसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जब यूवी रेज समंदर पे पड़ेगी तो फाइटोप्लैंक्टन क्रिएट होना बंद हो जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाएंगे तो फिश खाना नहीं खा पाएंगे, ये भूखे रह जाएंगे और भूख के मारे मर जाएंगे। तो बोलता है कि इससे पूरी की पूरी फूड चेन खराब हो सकती है, इन फिशेस को या बाकी जलीय जंतु को समस्या पैदा हो सकती है। उसके बाद बोलता है डैमेज टू प्लांट्स, प्लांट्स पर भी प्रभाव पड़ेगा, प्लांट्स की ग्रोथ काफी स्लो हो जाती है, रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स, जो फसलें हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स जो जमीन पे उगते हैं, जैसे कि देखो ये जमीन पे उगते हैं तो इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट, कि जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे, इनमें भी समस्या आ जाएगी। तो ओजोन डिप्लीशन से आपको इन सब समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। लो जी लो, समस्याएं भी हो गई, ठीक है। अब इसकी भी आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल, और ओजोन डिप्लीशन के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं बट्टो, हाँ बट्टो बोल रहा हूं नालायकों, ओजोन डिप्लीशन के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, जिसको 1987 में अपनाया गया था, ठीक है। आइए इसकी अपन लोग जो है बात कर लेते हैं। देखो भाई ये क्या है, तो बोलता है 1979 से 1990 के बीच हमने ओजोन लेयर में, क्या बोला जी, ओजोन लेयर में 5% की रिडक्शन देखी गई, कि हमने देखा ओजोन लेयर 5% से रिड्यूस हो गई है, ओजोन लेयर में 5% की कमी आ गई है। तो हमने ये पाया, सो रिडक्शन इन ओजोन लेयर जनरेटेड वर्ल्ड वाइड कंसर्न, और इससे पूरे वर्ल्ड में एक चिंता का विषय बन गया कि ओजोन लेयर 5% पतली हो गई।
भविष्य में और पतली हो जाएगी और ऐसे तो पूरी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी और ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी तो भैया पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा, समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करा जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। अब मॉन्ट्रियल क्या है, तो मॉन्ट्रियल एक सिटी है कनाडा में, आप देख सकते हो ये फ्लैग भी किसका बना हुआ है, कनाडा का। कनाडा के झंडे पे ऐसे ही आपका जो है एक लीफ पत्ता देखने को मिलता है, तो कनाडा में ही इसको अपनाया गया। कनाडा में एक शहर है उसका नाम है मॉन्ट्रियल, जैसे कि जापान में एक शहर था उसका नाम था क्योटो, तो कनाडा में जो शहर है उसका नाम है मॉन्ट्रियल। और वहां पे इस ट्रीटी का मतलब था एग्रीमेंट, वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि सभी देश जो है ओजोन लेयर से निपटने के लिए कदम उठाएंगे। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों अपनाया गया, तो मैंने बोला बिकॉज ओजोन लेयर में, किसमें, ओजोन लेयर में 5% की कमी पाई गई थी। और कब, 1979 से 1990 के बीच में ओजोन लेयर में 5% की कमी पाई गई थी। इसके लिए मैंने पिक्चर भी ऐड कर रखी है, अगर आप देख पा रहे हो पिक्चर में, तो 1979 से शुरू होता है, ठीक है। अब यहां पे आपको बता दूं, इधर जो ब्लू ब्लू वाला एरिया है वो दर्शाता है ओजोन लेयर में कमी। देखो यहाँ पे कुछ ब्लू नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे हल्का हल्का ब्लू होने लग गया, यहाँ पे ब्लू का आकार बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, और ऐसे करते करते देखो जब 1990 पे आ गए तो ब्लू वाला एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी को बच्चों बोला गया है ओजोन डिप्लीशन, कि पहले नहीं था लेकिन 1990 तक, ये अक्टूबर की बात है सारी, आपके सामने पूरी पिक्चर गिवन है, 1990 तक ओजोन डिप्लीशन देख सकते हो काफी ज्यादा हो गया। जितना ये ब्लू हो रहा है उसका मतलब है उतनी ही ज्यादा कमी आ रही है। तो ये ओजोन डिप्लीशन पाया गया, ओजोन डिप्लीशन देखा गया। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का दिखाया गया है ये, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन पाया गया और इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। क्या बोलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट है बाय द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि यूएन के मेंबर ने इसको स्टार्ट किया टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। और कैसे, बाय बैनिंग, भैया बैन लगा दो, किस पर बैन लगा दो, बाय बैनिंग द यूज ऑफ सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर केमिकल्स, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ट्राइक्लोरोथेन, ठीक है, जिसको अपन लोग जो है मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, या फिर ब्रोमीन कंपाउंड जिसको अपन लोग हेलेंस भी कहते हैं। तो जो भी मैंने गैस के नाम बोले इन सब पर बैन लगाने की बोला, कि इन सब पर बैन लगा दिया जाए। अब कोई भी देश इन गैस का यूज नहीं करेगा, क्यों, ताकि ओजोन डिप्लीशन को कम किया जा सके। यही गैस जो है मेन रीजन है ओजोन डिप्लीशन का। तो इन्हीं गैस के यूज को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, जो कि ओजोन डिप्लीशन से संबंधित उठाया गया स्टेप है। और क्योटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा वो क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित उठाया गया स्टेप है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है खत्म हो गया, लगभग आधे घंटे से ऊपर की वीडियो बन गई है, बट होपफुली ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन ये दोनों टॉपिक आपको काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे, काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।